Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started first lesson of physics series for the class 11th, that is the laws of motion. ठीक है, laws of motion ये लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है. ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में. सेकंड लेक्चर में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था दैट इज द एरिस्टोटल्स फैलेसी. ओके, सो एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में अपन ने यहाँ पर देखा है. ओके, देन वी आल्सो हैव कंप्लीटेड द लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर दिया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, सो वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये अपने को यहाँ से स्टडी करना है. ओके, आपको जैसे कि पता है आपने प्रीवियस क्लासेस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं. ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, उसी को हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? सबसे पहले मैं उसका यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर हम उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? द स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, ये दोनों भी स्टेट्स है, पढ़ा है अपन ने कई सारी बार, इसको यहाँ पर कंसीडर किया है. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तब भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 ही कंसीडर किया जाता है. ये अपन ने लॉज ऑफ इनर्शिया के अंदर कंप्लीट किया था, जो कि अपने को गैलीलियो सर ने यहाँ पर बताया था. ओके, सो आगे बढ़ेंगे स्टेटमेंट के अंदर. द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन continues unless it is acted upon by some external agency, or you simply write the external force is there. देखो ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ सिंपल वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 2 स्टेटमेंट है, जिसके अंदर से ये पहला स्टेटमेंट है, इसको हम समझ लेते हैं क्या है. द स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, उस केस में क्या होने वाला है? कंटिन्यूज अनलेस. ओके, अब इनकी जो स्टेट्स है वो कंटिन्यू होने वाली है. ओके, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करते रहेगा. कब तक? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन. कब तक ये होने वाला है? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल एजेंसी. जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप की एक्सटर्नल एजेंसी या फिर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही कंटिन्यू करने वाला है. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, सेकंड सेंटेंस आई विल राइट ओवर देयर. सेकंड स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय द न्यूटन. ओके, इफ the object having acceleration, then the force on that object cannot be 0. देखो क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन के अंदर है. एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन कब होता है?
एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। ओके, सो जब भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होता है, ओके, सो जब भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तब हम कहते हैं वो बॉडी एक्सेलरेटेड है, वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और कोई भी बॉडी अगर उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब हम बोलेंगे वो बॉडी डी एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रही है या फिर वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। सो हियर विल बी दी इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, देन द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तब उस केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी या फिर हम फोर्स भी लिख सकते हैं अब यहां पर, सो देन द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स मेरा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी और यू कैन से दैट इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तब वहां पर फोर्स जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा तब वहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी चेंज होने वाली है, ऐसा यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने कहा है। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं और एक कंक्लूजन अगर यहां पर निकालता हूं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, ओके। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने वाला है। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स हम खुद से वहां पर नहीं लगाते तब तक, ओके। ए बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट it will continues in a state of rest. A body which is in a state of motion, it will continues its state of motion unless it is acted upon by some external forces. जब तक आप खुद से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर नहीं लगाते तब तक वो बॉडी सेम स्टेट के अंदर कंटिन्यू करेंगी। और बॉडी के हाथ में या फिर ऑब्जेक्ट के हाथ में कुछ भी नहीं होता है उसकी स्टेट को चेंज करना। ऑब्जेक्ट के हाथ में है क्या स्टेट चेंज करना, नहीं है। ये अपन ने पढ़ा है किसके अंदर, इनर्शिया के अंदर, ओके। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट, ऑब्जेक्ट खुद से उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ का ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब कुछ इसके बारे में और भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर। सपोज एग्जाम्पल फर्स्ट, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। देखो एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर लाई कर रही है, ओके। ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। सपोज दिस इज अ टेबल और ये बुक है, आप ऑब्जेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो, बुक है मतलब बुक ही लेना है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, टेबल के ऊपर रख दिया, ये मेरा टेबल है, ठीक है। अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसी है, यहां पर इस केस में ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट में है, ओके। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अस और विथ रिस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट कंडीशन के अंदर है। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे लाई करता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, उसके बारे में अपने को देखना है। देखो अब जैसे ही हम ये जो बुक है या फिर ये जो मार्कर है वो टेबल के ऊपर रखने वाले हैं, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। टेबल के ऊपर वो क्या करने वाला है, फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। और मतलब क्यों करने वाला है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब बुक का कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा, ओके। हाफ केजी 1 kg कुछ ना कुछ उसका वेट रहने वाला है, ओके। सो वो क्या करेगा, वेट यहां पर एक्सर्ट करने वाला है टेबल के ऊपर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। एंड टेबल भी क्या करेगा, उस बुक के ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, ओके। टेबल भी क्या करने वाला है, उस बुक के ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करने वाला है,
दैट इज नथिंग बट दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल फोर्स इज दैट। ठीक है, मतलब बुक क्या करेगी, टेबल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, और टेबल क्या करेगा, उसी बुक के ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। ठीक है, और ये जो फोर्स होने वाला है, ये फोर्स क्या रहेगा मेरा, इक्वल रहने वाला है मैग्नीट्यूड के अंदर, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन के अंदर ये जो फोर्स रहेगा वो अपोजिट होने वाला है। ठीक है, सपोज एफ फोर्स अप्लाई कर रही है बुक ऑन द टेबल। ठीक है, सो टेबल बुक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, सेम एफ फोर्स ही एक्सर्ट करने वाला है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होंगी एज कंपेयर टू दी बुक। बुक का डायरेक्शन सपोज पॉजिटिव है तो मेरा टेबल का डायरेक्शन उस केस में नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो हियर विल बी दी प्लस ऑफ एफ एंड हियर विल बी दी माइनस ऑफ एफ। बोथ दी फोर्सेस adds up, sums up, and both forces cancel each other, and because of that book lying on the table is in rest condition। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब टेबल के ऊपर बुक भी फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ठीक है, टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, एफ माइनस एफ दोनों का सम होगा, ऐड होगा, और दोनों भी क्या होंगे, कैंसल होंगे, तो नेट फोर्स कितना रहेगा वहां पर, जीरो नेट फोर्स रहने वाला है। दिस इज एन एग्जांपल। ठीक है, अनदर एग्जांपल दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। ठीक है, कार का यूनिफॉर्म मोशन अपने को यहां पर कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या समझते हो आप, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होना विद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, सपोज मैं यहां पर कंसिडर करता हूं ये मेरा पाथ है, दिस इज द पाथ। ठीक है, इस पाथ के ऊपर अपनी कार है, मैंने यहां पर कार को प्लेस कर दिया, दिस इज द कार। ठीक है, अब नीचे मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर सपोज कंसिडर कर लेता हूं डिस्टेंसेस को। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मेरा डिस्टेंस है 0 किलोमीटर, हियर विल बी दी 5, हियर विल बी दी 10, हियर इज दी 15, हियर इज दी 20, 5, 10, 15, 20 ये रेंजेस है। दीज आर दी डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस को हम एस से डिनोट करते हैं, और ये मेरे डिस्टेंसेस है वो किलोमीटर्स के अंदर है। ठीक है, उसी स्टेट के अंदर हम यहाँ पर टाइम इंटरवल्स भी कंसीडर करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। 0 किलोमीटर कवर होने वाला है 0 सेकेंड्स के अंदर, 5 किलोमीटर कवर होने वाला है 2 सेकेंड्स के अंदर, 10 किलोमीटर कवर होने वाला है 4 सेकेंड्स के अंदर, 15 किलोमीटर कवर होगा 6 सेकेंड के अंदर, एंड 20 कवर होने वाला है 8 सेकेंड्स के अंदर। ओके, सो टाइम विच इज इन दी सेकेंड्स, टाइम मैंने यहाँ पर सेकेंड्स के अंदर कंसीडर किया है, और जो डिस्टेंसेज है वो हमने किलोमीटर्स में कंसीडर किए हैं। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल होना विद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। मतलब सेम डिस्टेंसेस ट्रैवल होना बार बार सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। देखो अब यहां पर जैसे 0 से हम 2 के ऊपर आने वाले हैं, 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5 किलोमीटर, 4 सेकेंड्स के बाद कितना होगा, 10 किलोमीटर, 6 के बाद कितना होगा, 15, 8 के बाद कितना होगा, 20। मतलब हर एक में डिफरेंस कितने का है, 2 सेकेंड्स का डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है। नीचे भी डिफरेंस कितने का है, 5 किलोमीटर्स का यहाँ पर डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है कार का। ठीक है, सो इस केस के अंदर भी इस केस को कैसे स्टडी करना है, देखो अब ये जो कार है, ये कार क्या करने वाली है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, इस पाथ के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये जो कार है ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, अब जब ये यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। ये किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है, तब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना रहता है, 0।
ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो कि कितना होता है, जीरो रहता है। ओके, सो जीरो विल बी द एक्सटर्नल फोर्स इन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार, कार के यूनिफॉर्म मोशन के अंदर उसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, जीरो रहता है। ओके, सो जीरो विल बी द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट कार, सो इसी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है। ओके, सो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों भी एग्जांपल्स किसके हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं। अब आप अगर कहोगे कि कार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है या फिर कार खुद से कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जनरेट नहीं कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, दिस ऑकरिंग ड्यू टू दी फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स से होता है। जो ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पर, दैट इज ड्यू टू दी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ये जो कार है ये यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रही है। ठीक है, सो दीज आर दी टू एग्जांपल्स रिगार्डिंग दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये अपन ने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा पॉइंट है, दैट इज इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है आपको पता है, फिर भी यहाँ पर हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मतलब ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, डायरेक्टली मैं यहां पर लिख देता हूं, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, inability of an object to change the state of an object। देखो तो ये क्या होता है, सिंपली inability of an object to change the state of an object, मतलब ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी है। ऑब्जेक्ट खुद से स्टेट चेंज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया मेरे पाम के ऊपर, अब इस मार्कर को लगा मैं यहाँ से उठता हूँ और नीचे जा कर के बैठता हूँ या फिर टेबल के ऊपर जा कर के वहाँ पर रेस्ट करता हूँ, तो कर सकेगा क्या, ये नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। अगर कोई मार्कर है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं टेबल के ऊपर रख देता हूँ, कल भी आकर के मैं देखूंगा तो वो वहीं रहेगा, अगर कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी होती है उसकी स्टेट को चेंज करना, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया के अलग अलग टाइप्स है, उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो इनर्शिया कैसे समझना है, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए बस। ओके, सपोज हम क्या कर रहे हैं, बस के अंदर खड़े हैं। अब वो फिलहाल देखेंगे तो बस स्टेशनरी है। ओके, फिलहाल हम देखेंगे तो बस स्टेशनरी है और हम बस के अंदर खड़े हैं। वी आर नॉट सिटिंग, वी आर स्टैंडिंग इन द बस। ओके, सो जैसे ही सडनली यहाँ पर बस स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे ही सडनली यहाँ पर बस स्टार्ट होती है, अवर अपर हाफ बॉडी शिफ्ट बैकवर्ड्स। ठीक है, हमारी जो अपर हाफ बॉडी है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है। अब ये क्यों होता है, दिस इज ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। ये इनर्शिया के वजह से होता है। हमारी लोअर बॉडी क्यों नहीं जा रही है बैक साइड में, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ऐसा है कि हमारे जो फीट है, ठीक है, हमारे जो लेग्स है वो क्या है, बस के फ्लोर से कांटेक्ट में है। ठीक है, आवर फीट्स आर इन कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी फ्लोर ऑफ दी बस। बस के फ्लोर से हमारे फीट कांटेक्ट में है, इसके लिए वो वहां पर मोशन कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन हमारी अपर हाफ बॉडी जो कि बस के कांटेक्ट में ही नहीं है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में है क्या, नहीं। फिजिकल कांटेक्ट मतलब दोनों बॉडीज ने टच करना चाहिए फिजिकली वहां पर, तो अपनी अपर हाफ बॉडी तो वहां पर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, इसके लिए अपनी अपर हाफ बॉडी क्या हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टीफ हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और हमारी जो बॉडी है और वो जो ऑब्जेक्ट होता है इनर्शिया के अंदर, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है मोशन को। मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। अब ड्राइवर ने क्या किया, वो बस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन अपनी अपर हाफ बॉडी मोशन में आने के लिए रेडी नहीं है,
दैट इज इन अ रेस्ट, उसको रेस्ट में ही रहना पसंद है, फिर भी क्या हो रही है वो, अब ड्राइवर क्या करना चाहता है, बॉडी को आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन अपनी बॉडी क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है और वो बैकवर्ड स्टीव कर रही है, बैकवर्ड हमारी बॉडी वहां पर आ रही है, जाना कहां पर है, आगे है, लेकिन आ कहां रही है, पीछे, तो मतलब क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, इफ बस इज प्रॉपरली मूविंग, बस प्रॉपरली मूव कर रही है, चल रही है, और सडनली ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक्स अप्लाई कर देता है, सडनली ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है तो क्या होता है, कई बार एक्सपीरियंस किया होगा आपने, हमारी जो अपर हाफ बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टीफ हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपनी अपर हाफ बॉडी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, मोशन को अपोज कर रही है। ड्राइवर अपनी बॉडी को स्टॉप करना चाहता है, लेकिन अपनी बॉडी उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही है और आगे की और सामने की तरफ स्ट्रीफ हो रही है, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द inertia. So this happens or this occurs due to the inertia, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ये क्या रहता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और ये अपने को यहाँ पर देखना भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे, दैट इज अ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सो लेट अस सी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी अपने को यहां पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो सो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अपने को बताता है दैट इज अबाउट दी नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स। नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है कौन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही रहेगा, नेट फोर्स जीरो ही रहेगा। लेकिन सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ बताता है कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस, वहां पर एग्जिस्टेंस है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। वहां पर एक्सटर्नल फोर्स का क्या है? एग्जिस्टेंस है, मतलब वहां पर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स का प्रेजेंस है, ये बताने का काम न्यूटन्स सेकेंड लॉ करता है, ठीक है। और ये यहां पर रिलेशन भी अपने को यहां पर देता है, दैट रिलेट्स बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो लॉ है ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या करता है? रिलेट करता है। ओके, सो फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेट करने का काम भी किसका है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो रिलेट्स बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहीं पर भी अपने को एक यहाँ पर क्वांटिटी स्टडी करनी है। उस क्वांटिटी को स्टडी पहले हम कर लेते हैं, या फिर हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ले लेते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या है, चलो देखेंगे। द स्टेटमेंट आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of momentum and direction of the motion of an object also depends on force। देखो, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले ब्रेक कर करके मैं इस स्टेटमेंट को आपको बताऊंगा। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स होने वाला है, फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी बॉडी के ऊपर, तब उसकी स्टेट क्या होती है? चेंज होती है। ये पढ़ा है अपन ने, ठीक है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फिजिक्स के अंदर दो टाइप्स की प्रोपोर्शनैलिटी होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है
इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, सो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या है, देखो रेट, जब भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर रेट वर्ड आता है तब वहां पर टाइम का रिलेशन है, देयर इज अ रिलेशन ऑफ द टाइमिंग, टाइमिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। ओके, रेट ऑफ चेंज, जब भी मैं चेंज बोलूंगा फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री के अंदर तब वहां पर डेल्टा कंसीडर होता है। डेल्टा मतलब क्या, ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, उसको हम डेल्टा कहते हैं या फिर आप डी भी कह सकते हो। ओके, डी इज नथिंग बट द चेंज और डेल्टा इज ऑल्सो फॉर द चेंज। ओके, ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज दैट, ये वेक्टर टाइप की क्वांटिटी है। तो चलो सबसे पहले अपने को मोमेंटम क्या है ये पढ़ना पड़ेगा, फिर हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो, सो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर यम। ओके, मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम होता है। ओके, m is the symbol for the momentum, so simply m is the symbol for the momentum. And what is the actual definition? So I will write here, m is equals to, that is a, yes, so हाँ एक्चुअली यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर p, ठीक है, p से मोमेंटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सिंपल उसका फॉर्मूला दैट इज अ p इज इक्वल्स टू m इंटू v, ठीक है, ये m में यहाँ पर कंफ्यूज हो चुका था मैं, बट दिस इज अ करेक्ट। ओके, सो p इज इक्वल्स टू mv, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम, ये मोमेंटम के लिए क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, कोई डेफिनेशन मैंने इसका नहीं लिखा, डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। क्या हो सकता है इसका डेफिनेशन, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, और मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, किसके बीच में, प्रोडक्ट बिटवीन मास एंड द वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी के बीच में प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो p इज इक्वल टू mv, इसको हम बोलते हैं, दिस इज अ सिंपल मोमेंटम, इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ओके, सो p इज इक्वल टू mv, ये होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम को सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, सपोज मेरे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास है दैट इज अ 5 kg, इस ऑब्जेक्ट का भी मास है यहाँ पर 5 kg, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा राइट साइड में मूव हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट मेरा राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, कौन से ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना इजी रहेगा, कौन से ऑब्जेक्ट को, जिसका वेट 5 kg है, दोनों का भी वेट 5 kg है। वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। जिसकी वेलोसिटी कम है, मतलब जिसका स्पीड कम है, उसको हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आंसर ये है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली स्टॉप कर सकते हैं। और ज्यादा फोर्स किधर लगाना पड़ेगा अपने को स्टॉप करने के लिए, इसको, ठीक है। मतलब जिसका वेलोसिटी ग्रेटर है, मास का तो सवाल ही नहीं है, दोनों के अंदर मास सेम है, तो यहाँ पर अपने को ग्रेटर अमाउंट के अंदर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप दिस बॉडी, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल, सपोज अनदर सिनेरियो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया मैंने ये, और ये एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास है सपोज मेरे पास दैट इज 2 kg, 2 kg इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का मास है अपने पास दैट इज 10 kg, ठीक है। बोथ आर मूविंग टूवर्ड द राइट डायरेक्शन, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स मेरे राइट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और ये भी ऑब्जेक्ट मेरा 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। सो बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद दी 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। सो कौन से ऑब्जेक्ट को हम इजीली यहाँ पर रोक सकते हैं या फिर इजीली उसको स्टॉप कर सकते हैं। अब इस केस में देखेंगे तो वेलोसिटी सेम है, इसकी भी वेलोसिटी 10 है, उसकी भी वेलोसिटी 10 है। फिर कैसे डिटेक्ट करेंगे,
मास से डिटेक्ट करो ना। इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना है 10 kg, जिसका मास ज्यादा उधर फोर्स भी लगाना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। सो ये हेवियर बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दी लाइटर बॉडी, ठीक है। मतलब फोर्स जो है, फोर्स का एप्लीकेशन किस किस के ऊपर डिपेंड हो गया। सबसे पहले हमने देखा वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इधर क्या है मास, मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा टू स्टॉप दैट मूविंग बॉडी, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है P इज इक्वल टू एम वी, एम मतलब मास एंड वी इज दी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। वेलोसिटी हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरा मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी रहेगा, ये भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है, दिस आल्सो दी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो मोमेंटम क्या है, इतना पार्ट अपन ने यहां से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है और ये कंप्लीट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है और वहां से अपने को कौन सा फॉर्मूला मिलता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, अजम्पशंस भी है, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।